तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम आपके साथ फिर डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री और रासायनिक विज्ञान का पार्ट वन। हमने आपको पढ़ा दिया। पार्ट टू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका पार्ट का नाम है। जिसमें हमने पार्ट वन में आपको कुछ बारे में बता भी दिया था, जैसे कि लिखने का विधि कैसे होता है, ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हमने पार्ट वन में डिस्कस कर दिया। आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट टू। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आपको पार्ट टू थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो आप पीछे जाकर पार्ट वन को अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है। रासायनिक समीकरण के कई थे टाइप्स, मतलब कई थे प्रकार हैं, ठीक है। पहला प्रकार ये है युगात्मक अभिक्रिया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। युगात्मक अभिक्रिया आज हमारा हेडिंग है। युगात्मक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनते हैं, मतलब कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। और उसे हम युगात्मक, युगात्मक का मतलब योग, यहाँ से युगात्मक से पकड़िए योग। तो आप मैथ पढ़ते होंगे तो योगात्मक योग का मतलब होता है धन। तो धन का मतलब जोड़, जैसे कि 2+2। तो जब दो दो अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा पहला अभिकारक है H2, ठीक। दूसरा है O2। हमारे बराबर ऐसे करके, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इसको कर लिख देंगे तो H2O, ठीक है। तो पहला एमन अभिकारक है हमारा, ठीक है। और ये हमारा उत्पाद है, ठीक है। तो जब दो अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, दो अभिकारक हैं और जब दो अभिकारक है तो इन दोनों का योग हो रहा है, प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो योग का मतलब योग, मतलब जुड़ रहा है। तो जब दो अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे हेडिंग पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या था, योगात्मक, योगात्मक का मतलब योग, और वियोजन वियोग, और योग, योग और वियोग आपको ये मिलता जुलता लगा होगा। तो जैसे योग में जुड़ रहा था तो वियोग में, मतलब कि योग में जुड़ रहा था तो वियोग में अलग होगा। जैसे देखिए, एक अभिकारक, उसमें दो अभिकारक थे, इसमें एक अभिकारक है। तो जब एक अभिकारक मिलकर, मान लीजिए कोई अभिकारक है, मान लीजिए NaCl है, ठीक है। हमारा NaCl ये होता है नमक, होता है ये नमक, नॉर्मल नमक होता है जो हम खाने में रोज यूज करते हैं, वो नमक है। तो योगात्मक में क्या था कि योगात्मक में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना है। तो इसमें क्या होता कि जब दो एक अभिकारक मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, Na+Cl क्या बनाएगा, दो उत्पाद बनाएगा, उत्पाद, ठीक। और ये हो गया अभिकारक, ठीक है। तो योगात्मक में क्या था कि जब दो अभिकारक मिल रहे थे तो एक उत्पाद बन रहा था, तो उसे योगात्मक, क्योंकि उसमें दो अभिकारकों का योग हो रहा था। और इसमें देखिए ना, एक अभिकारक है तो इसमें अभिकारकों का क्या हुआ, वियोग, वियोगात्मक, इसीलिए इसका वियोग मतलब अलग हो रहा है, तो वियोगात्मक होता है। तो इसमें NaCl टूट रहा है दो भागों में। लेकिन देखिए, इसका परिभाषा ऐसे बनेगा कि अभिकारक, किसी एक अभिकारक को दो उत्पादों में तोड़ने की प्रक्रिया योगात्मक कहलाती है। अतः लेकिन फिर भी अगर उसमें से बाह्य कार्य को निकाल लिया जाएगा, मतलब इसमें कुछ कार्य किया होगा तभी तो इसमें बदला, चाहे ऊष्मा दी होगी, चाहे कुछ किया गया होगा तो इसमें बदला होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बाहर कार्य निकाल, बाह्य बाह्य कार्य को निकाल लेने पर वो वापस पुनः अवस्था में आएगा। जैसे कि इसे उत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ठीक। उत्क्रमणीय, मैं आपको उत्क्रमणीय समझाता हूँ। उत्क्रमणीय जैसे मान लीजिए,
उत्क्रमणीय। ठीक, आप 2 + 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 2 + 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो आप इसमें से प्लस को हटा लीजिए, इसमें से जो यहाँ है तो ये प्लस को हटा लीजिए, तो वापस क्या आ जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी को आपने क्या किया, गर्म मत कीजिए, पानी को आप ठंडा कीजिए, ठंडा। ठीक है, पानी को अगर आप ठंडा करेंगे तो ठंडा इससे क्या है, इसका एक प्रकृति समझ लीजिए कि ठंडा करने पर पानी क्या हो रहा है, ठोस हो जा रहा है, बर्फ। ठीक, बर्फ मतलब पानी को अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो बर्फ हो जा रहा है। अगर आप बर्फ में से ठंडा को हटा दें, ठंडा को निकाल दें, मतलब बाह्य कारक है, बाह्य कारक का मतलब जो उसमें परिवर्तन ला दे, तो परिवर्तन ठंडा ला रहा है, तो आप ठंडा को ठोस में से मतलब कि बर्फ में से ठंडा को निकाल दीजिए तो बचेगा क्या, पानी। तो वह क्रिया जो वापस, जैसे कि ठंडा की वजह से बर्फ बना और ठंडा निकाल देने पर पानी बन गया, तो उसी प्रकार अगर ऐसे कोई कारण जिसकी वजह से ये एन और NaCl मतलब सोडियम और क्लोराइड में टूट गया है, अगर उसे उसमें से निकाल लिया जाए तो यह पुनः क्या बन जाए, NaCl बन जाए। ठीक है, तो वह क्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है। ठीक है, तो जब एक अभिकारक दो नए उत्पादों में टूटता है, उस अभिक्रिया को वियोगात्मक अभिक्रिया, मतलब वियोग मतलब टूट चुका है, तो उसे वियोगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे पढ़ते हैं ऊष्मीय वियोजन। वियोजन का ऊष्मीय एक भाग है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन। ठीक है, और प्रकाशीय वियोजन। तो आपको बस ये समझ लीजिए कि ऊष्मीय वियोजन क्या है। ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के कारण कोई अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया, मतलब कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, अभिकारक है। तो ऊष्मा इसमें क्या दी गई, हमने ऊष्मा, हमने इसमें ऊष्मा दिया। ऊष्मा के कारण कोई अभिकारक, ठीक, ऊष्मा के कारण कोई एक अभिकारक दो उत्पादों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, वियोजन मैं आपको समझाया हूँ। तो ये किसका चिन्ह है, तो ये उत्क्रमणीय का, उत्क्रमणीय। ठीक, तो ये उत्क्रमणीय का, ठीक है, अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया है तो क्या बना, ऊष्मा की वजह से क्या हुआ, टूट कर उत्पाद बन गया। ठीक, अब जब हम इसमें से ऊष्मा को निकाल लेंगे, मतलब उस ऊष्मा का विपरीत, गर्म का विपरीत ठंडा, तो हम इसमें ठंडा कर देंगे तो ये वापस क्या जाएगा, वापस से क्या बनेगा, CO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या बना है, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम, सॉरी, कार्बन ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, अगर देखिए दो अगर एक अभिकारक है, अभी कोई ये अभिकारक है, एक अभिकारक है, तो ये टूटा है कितने, दो उत्पादों में, और किसके कारण, तो ऊष्मीय कारण, तो ऊष्मा की वजह से हो गया। अब अगर कोई प्रकाश मतलब विद्युत के कारण कोई एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट गया और उसमें से विद्युत को वापस ले लिया तो उससे विद्युत वियोजन। और कोई प्रकाश की वजह से, अगर प्रकाश के कारण उसमें, जैसे कि प्रकाश की वजह से H2O, ये किसकी वजह से होगा, ये विद्युत की वजह से। अगर विद्युत में आप इसमें से H2+O2, इसमें से विद्युत की वजह से होगा, इसमें से आप विद्युत निकाल लेंगे तो ये वापस क्या बनेगा, H2O। प्रकाश में भी सेम होता है। ठीक, इसमें इतना क्लियर वाली बात नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसका हेडिंग ये है ना कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का अभिक्रिया का मतलब क्या, हमने 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 पीछे पढ़ा है वियोजन में क्या होता था कि अगर कोई अभिकारक किसी के माध्यम, जैसे कि ऊष्मा के कारण किसमें बदला, दो उत्पादों में, और उसमें से ऊष्मा निकाल लिया जाए, मतलब ठंडा दे दिया जाए, तो वापस किसमें पुनः आ गया। ठीक, लेकिन इसमें ये होता है, कोई अगर अभिकारक है और अगर एक बार किसी कारण की वजह से उत्पाद बन गया, तो उसमें से वापस वो निकालने पर वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए सिंपल तौर पर
यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक, मैं बल्ब बना दे रहा हूँ। ये बल्ब है, अगर बल्ब को मैंने मार कर ऐसे तोड़ दिया, बल्ब को मैंने क्या किया, तोड़ा, और तो मैंने किससे तोड़ा, हाथ से तोड़ा, ठीक है, मैंने हाथ से तोड़ दिया। अब मैं इसमें हाथ को, तो हाथ तोड़ने से मतलब कि तोड़ने को हाथ से निकाल लेता हूँ, तो ये बल्ब क्या हो गया, फूट गया। मैंने इसको तोड़ा तो ये बल्ब फूट गया। अब उसमें से मैं आपको जो फोड़ा हूँ उसको मैं निकाल लेता हूँ, तो क्या ये बल्ब पुनः अपनी अवस्था में आएगा, नहीं आएगा। उसी प्रकार जैसे कि अगर आप पानी को ठंडा करेंगे तो अब क्या होगा, बर्फ बनेगा, बर्फ, लेकिन आप बर्फ को क्या करेंगे, तो बर्फ को गर्म करेंगे तो वो फिर किस में बनेगा, ठंडा में। तो ये वियोजन था, लेकिन इसका उल्टा कुछ ऐसा ही करो कि उसे उसे पुनः उसी अवस्था में बदल और दूसरी अवस्था में बदल दो, और उसमें से जब वो कार्य निकाल दो, बाह्य कार्य निकाल दो, फिर भी वो अपनी पुनः अवस्था में न आए, वही है अपघटन अभिक्रिया। इसके कुछ भाग है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आपने अब तक जो पढ़ा उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से एमसीक्यू बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। आपको अगर पेपर दे रहे होंगे तो उससे पेपर में क्वेश्चन तो बन ही सकता है कम से कम, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने पार्ट वन, हमारा पार्ट वन नहीं देखा है, रसायन विज्ञान का पार्ट वन नहीं देखा है, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ विस्थापन होंगे। जैसे कि इसमें विस्थापन का मतलब होता है अपने जगह से हटा देना किसी को। मैं पार्ट वन में इसके बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ आपको। तो विस्थापन का मतलब कि जब कोई अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है उसे हम विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए, हमारा हो गया Fe प्लस CuSO4, ये इधर गया, ठीक। इधर जाने के बाद क्या हो गया, F बना FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। आगे जब हम पार्ट वन में आपको पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि आखिर भाई इसमें आप ये सोचेंगे कि ये Fe है, वो Cu के स्थान पर यहाँ पर क्यों आया है, और Cu यहाँ से हट ही क्यों गया है, SO4 की जगह से हट ही क्यों गया Cu। और देखिए, मैं आपको बताया था पार्ट वन में कि 30, कम से कम 30 पेरियोडिक टेबल आप याद कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, उसमें हमने आपको धातु के बारे में बताया कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो खैर उतने डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आपको पार्ट वन में आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। तो आप नहीं पढ़े तो आप जाकर पार्ट वन पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि देखिए Fe, मैंने आपको टेबल लिखवाया था कि कालू, नाथ का, मगन, आलू, जरा, पीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। अब इसमें ऊपर जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है और नीचे है वो सबसे कम क्रियाशील है, ठीक। अब देखिए Fe है तो इसमें Fe ढूंढिए। मान लीजिए कि Fe कहाँ पर है, यहाँ पर है Fe। इसमें Cu कहाँ है भाई साहब, देखिए Cu 1 2 3 मतलब तीसरे स्थान पर कम है, तो ये -3 है और ये क्या है, 3 है। मतलब एक सपोज दैट मान लीजिए, क्योंकि अगर ये 1 होगा तो इससे कम ये कितना है, 1 2 3, तो ये -3 होगा, ठीक है, ठीक। तो Fe क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये Fe क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पर कॉपर की जगह पर FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे लिखने की भांति हम बताते हैं, जब एक प्रबल आयन, ठीक है, ये प्रबल आयन है, आयन या परमाणु किसी दुर्बल आयन, मतलब कि एक परमाणु, मान लीजिए कोई एक प्रबल आयन है किसी दुर्बल आयन को
उसके उसके स्थान से हटाकर स्वयं स्वयं लग जाता है, मतलब कि इस स्थान को हटा दिया और स्वयं लग गया। ठीक है, लग जाता है तो इस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपने कभी धातु के बारे में नहीं पढ़ा है, धातु तो एक चैप्टर है, चैप्टर 3 का, तो खैर उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएं, लेकिन पार्ट 1 में आपको इतना बता दिए हैं कि आखिर इसमें क्या प्रयोग है इसका। इसका तो एकदम में महा इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए कि महा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको पार्ट 1 से समझ लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है। आगे हम पढ़ते हैं द्वितीय विस्थापन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं द्वितीय विस्थापन। ठीक, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में हम पढ़ते हैं, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा है कि आयन सिर्फ एक बार अदला बदली करते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों आयन अदला बदली कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ई है और बी है, प्लस सी है और डी है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इधर जाके हो जाएगा ए डी प्लस में बी सी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक अलग आयन होंगे और यहाँ पर एक अलग आयन होंगे, तो ये इसमें क्या होगा, ये जो ए है डी के साथ मिल जाएगा और जो बी है सी के साथ मिल जाएगा। तो हमारे ए बी और बी सी, जैसे कि देख लीजिए, हमें क्या लिखते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, हमारा एक है ए जी एन ओ, ठीक, ए जी एन ओ 3, ए जी एन ओ क्या चीज, ए जी एन ओ 3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, इधर गया इधर गया, तो ये हमारा बन जाएगा ए जी सी एल, क्या बन गया, ए जी सी एल बन गया, प्लस ये पोटेशियम और ये NO3। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखिए, Eg किसके साथ चला गया, Cl के साथ, ठीक, और जो NO3 है पोटेशियम, NO3 पोटेशियम मतलब कि पोटेशियम के साथ चला गया है। तो उसमें क्या होता है कि जब दो आयन या परमाणु परस्पर एक दूसरे के स्थान पर, मतलब परस्पर एक दूसरे के स्थान को अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली का मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। मैं समझाना चल रहा हूँ, आप इसका एग्जाम्पल एकदम महत्वपूर्ण है कि इंपॉर्टेंट कर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर पेपर में ये नहीं पूछेगा कि परिभाषा क्या है, अगर परिभाषा पूछ भी दिया ना तो साथ में मुझे उसका उदाहरण बताइए, उदाहरण सहित क्या कीजिए, विवरण कीजिए, इसका मतलब वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आप नोट करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषीय और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक ठीक है, तो आगे हम करते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषीय और ऊष्माक्षेपीय, तो हम एक ही साथ कर लेते हैं, ऊष्माशोषीय और ऐसे लाइन में ऊष्माक्षेपीय। ठीक, ऊष्माशोषीय और ऊष्माक्षेपीय। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, जैसे जिस कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसे हम पूरा करने के लिए बाहर से हमें ऊष्मा क्या करनी पड़ रही है, उसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो उसे हम ऊष्माशोषीय कहेंगे। ठीक, जैसे कि देख लीजिए हमारा H, ठीक है, Hg मरकरी प्लस प्लस, इसमें हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा। ठीक, ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, मरकरी में, और इसमें मरकरी ऑक्साइड में अगर आप ऊष्मा देंगे तो ये बनेगा मरकरी और O2, मतलब कि Hg और प्लस O2, इसको संतुलित कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये संतुलित हो गया। तो देखिए जब हमारा मरकरी ऑक्साइड में, सॉरी ऑक्सीजन, मरकरी ऑक्सीजन में आप क्या कर रहे हैं कि ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा मतलब हीट कर रहे हैं, हीट ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, मरकरी अलग हो जा रहा है और हमारा जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, अलग हो जा रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या करना है, देना पड़ रहा है, जिस ऑक्सीजन जिसमें मतलब ऊष्मा देना पड़ रहा है, ऊष्मा
देनी पड़े, ठीक। तो उसे उष्मा सोशीय कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, उष्मा को मतलब उष्मा निकलती है जिसमें से क्या होती है, उष्मा निकलती है। तो जिसमें उष्मा क्या होती है, उष्मा निकलती है। इसमें उष्मा क्या करनी पड़ रही है, इसमें उष्मा देनी पड़ रही है, और इसमें उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। इसमें उष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो इसका हम आगे बताते हैं आपको, लेकिन देखिए आप इसको नहीं करेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम होगा बाद में जाकर। आप इसको थोड़ा रटते रहिए, रटने वाली चीज़ यही है, इन्हें बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम करते हैं इस एग्जाम्पल को मैं बता दूँ आपको, इस एग्जाम्पल को। तो आप इसको देख लीजिए, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि H2 मतलब कि 2HgO, मतलब कि मरकरी और ऑक्सीजन में जब उष्मा दे रहे हैं, उष्मा क्या कर रहे हैं, देने पड़ रहा है। तो उष्मा देनी पड़ रही है, तो मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो उष्मा शोषीय मतलब उष्मा उसमें देनी पड़ रही है। और उष्मा छिपी जिसमें उष्मा निकलती हो, उष्मा क्या होती है, निकलती हो। जैसे देखिए CH4 प्लस, ठीक है, CH4 प्लस O2 ऐसे तीर दे दिए, ठीक है। देखिए तीर देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये नियम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O। तो इसमें हमको क्या करना है, उष्मा देनी, उष्मा का निक्षाप, जब से उष्मा इसमें से क्या है, निकल रही है। देखिए ये ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन जब यहाँ से इसमें आप उष्मा इसमें से निकलेगी, इसमें से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए C और O क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो देखिए जब इसको आप मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में जल में निकलेगा, तो इसमें उष्मा क्या कर रहा है, उष्मा निकल रही है। तो जिसमें उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपीय, और जिसमें उष्मा देनी पड़ती है उसे उष्मा शोषीय कहते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मैं आपको अपचयन पढ़ाते हैं। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन पहला दो केस बनेगा, पहला या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, और दूसरा केस होगा कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए CuCl और Cu, तो यहाँ पर इसको संतुलित करना जरूरी है, यहाँ पर 2 कर देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज होता है, और यहाँ पर है तो यहाँ पर क्रॉस कर दे रहा है। तो जब जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, तो जब CuCl कॉपर से, मतलब कॉपर क्लोराइड कॉपर से कर रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, CuCl 2CuCl, यहाँ पर संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ पर Cl क्या है, Cl की प्रवृत्ति क्या है, Cl माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, निकल रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले, पहला केस, या दूसरा केस क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, मतलब जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए Cu कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, H2, जब इससे मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 अलग हो जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, H2 माने H2O से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन H2 से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, जल का, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर था, तो अब यहाँ से जब इसका क्रिया हुआ, अभिक्रिया, तो यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से जुड़ गया किसमें, H2O में। तो जिसमें वो अभिक्रिया जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकले या ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़े, उसे हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या इलेक्ट्रॉन निकले उससे हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचायक, मतलब ये कुछ पॉइंट हैं, और 3-4 पॉइंट बचे हुए हैं, तो उनको हम अगले पार्ट 3 में बताएंगे, ठीक है।
क्योंकि देखिए ये पार्ट 2 थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम आपको पार्ट 3 में इसके बारे में रिडक्स अभिक्रिया, अपचयन, ऑक्सीकरण इस सब के बारे में बताएँगे। तो अगर आपने हमारा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, देखिए अब अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाने की गारंटी हमारी है, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2 को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा पार्ट 3। तो मैं कहूँगा कि अगर आप पार्ट 3 में जब वीडियो देखने आएँ, तब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लीजिए। बाकी हमने मैथ के 1 चैप्टर और फिज़िक्स के 1 चैप्टर पढ़ा चुके हैं हम। फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाएँगे अभी, लेकिन अभी ये खत्म हो जाए, उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देनी है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल जो है हमारा, इसको हो सके तो मैं शायद आगे आपको सिखाऊं। ये थोड़ा ये स्टडी थोड़ा आगे है, ये कोडिंग पे आता है। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ मैं एच टी एम एल एक लैंग्वेज है, छोटी लैंग्वेज है क्या, मतलब वेबसाइट की एक थॉट है कि इससे वेबसाइट बनता है, ठीक है? तो मैं आपको कोडिंग के बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। तो अगर आपको पढ़ना होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख कर बता दूंगा, ठीक है? तो मैं हो सके तो एच टी एम एल का कुछ वीडियो डालूंगा। पार्ट 3 खत्म होने के बाद शायद मैं एच टी एम एल पर काम करूँ, ठीक है? तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, ठीक है?